बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वंडर वुमेन। ये कहानी है एक राजकुमारी की जो इंसानों को बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म करने के लिए अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने लोगों को हमेशा के लिए छोड़ देती है। और इस राजकुमारी का नाम होता है डायना। डायना इस वक्त पेरिस में रहती है और उसके पास वेन इंटरप्राइजेस से एक आदमी आता है। वेन इंटरप्राइजेस ब्रूस वेन का है, यानी कि बैटमैन का, जो बैटमैन बनकर गॉथम शहर की रक्षा करता है। अब जब डायना उस ब्रीफकेस को खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत पुराना फोटो होता है जिसमें उसके साथ 4 और लोग होते हैं और उस फोटो के साथ एक नोट भी होता है जिस पर बैटमैन ने ये लिखा होता है, आई फाउंड द ओरिजिनल, मे बी वन डे यू विल टेल मी योर स्टोरी। यानी कि मुझे असली फोटो मिल गई, शायद एक दिन तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। और जब इस नोट को पढ़ती है तो वो अपने अतीत में चली जाती है, यानी कि यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। ये वो वक्त होता है जब डायना छोटी होती है और वो अपनी मॉम, जो कि रानी है, वो एक आइलैंड पर रहती है। इस आइलैंड का नाम है थिमिसिरिया और ये एक हिडन आइलैंड है, यानी कि इस आइलैंड को कोई भी इंसान नहीं देख सकता, ये दुनिया से छुपा हुआ है। और इस आइलैंड की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पर सिर्फ फीमेल्स रहती हैं, यहाँ पर एक भी मेल नहीं होता। और यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो सब की सब एक बहुत अच्छी वॉरियर होती है। वो यहाँ पर युद्ध कौशल की हमेशा प्रैक्टिस करती है और डायना, जो कि अभी बहुत छोटी है, वो उनको देखकर उन्हीं की तरह मूव करना शुरू कर देती है। लेकिन डायना की माँ, जो कि यहाँ की रानी है, जिनका नाम हिपोल्टा है, वो नहीं चाहती कि डायना किसी भी तरह की लड़ाई की कोई भी कला सीखे। वो डायना से बहुत प्यार करती है। दरअसल उन्होंने डायना को मिट्टी से बनाया था और उसके बाद उन्होंने ज़्यूस, जो कि देवताओं के राजा हैं, उनसे प्रार्थना की और ज़्यूस ने उस मिट्टी के आकार वाली आकृति जो हिपोल्टा ने बनाई थी उसमें जान डाल दी और इस तरह से डायना इस दुनिया में आई। डायना की मॉम हिपोल्टा एक रात डायना को अपने दिनों की कहानी सुनाती है। वो डायना को बताती है कि ज़्यूस ने, जो देवताओं के भी राजा हैं, उन्होंने इंसानों को बनाया। वो इंसानों से बहुत प्यार करते थे और इंसान उस वक्त बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन ज़्यूस का बेटा, जिसका नाम एरिस है, जो युद्ध का देवता है, वो इंसानों से ईर्ष्या करने लगा, जिसके चलते उसने इंसानों के दिमाग में एक दूसरे के लिए जलन और शक पैदा कर दिया। इंसान एक दूसरे से लड़ने लगे और पूरी पृथ्वी एक रणभूमि बन गई। इसके बाद ज़्यूस ने इंसानों के दिलों में प्यार भरने के लिए हमें बनाया और कुछ वक्त तक ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर दोबारा से पृथ्वी पर जैसे हाल पहले थे वैसी हो गए। उस वक्त हम अमेज़न में रहा करते थे और क्योंकि मैं अमेज़न की रानी थी, इसीलिए हमने ज़्यूस के बेटे एरिस के खिलाफ विद्रोह किया। ज़्यूस ने हमारी मदद के लिए देवताओं को भेजा और एरिस ने एक एक करके सभी देवताओं को मार दिया। और जब ज़्यूस अकेले बचे तो उन्होंने एरिस के ऊपर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया और इस प्रहार से उसे युद्ध छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन ज़्यूस जानते थे कि उनका बेटा एरिस अपनी मनोकामना, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वापस जरूर आएगा और वो पूरी इंसानियत को, मनुष्य जाति को और साथ ही साथ हमें भी नष्ट कर देगा। इसीलिए ज़्यूस ने हमें एक तलवार दी, जिस तलवार से हम किसी भी देवता को मार सकते हैं। और इसके बाद ज़्यूस ने अपनी अंतिम सांस से इस आइलैंड को बनाया जहां पर हम आज रहते हैं। ये दुनिया से छिपा हुआ है और ज़्यूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि हमें एरिस कभी भी न ढूंढ पाए। दरअसल ज़्यूस ने एरिस को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति से जो आखिरी प्रहार किया था, उससे ज़्यूस बहुत कमजोर हो गए थे और अपना शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी सांस से इस आइलैंड को बनाया जहां पर डायना अपनी मॉम के साथ रहती है ताकि उन्हें एरिस कभी भी न ढूंढ पाए। डायना अपनी मॉम से कहती है कि मैं उस तलवार को देखना चाहती हूं जो ज़्यूस ने आपको दी थी ताकि आप किसी भी देवता को मार सको। और डायना की माँ रानी हिपोल्टा उसे उस जगह ले जाती है जहां पर वो तलवार होती है। डायना पूछती है कि इसे कौन चलाएगा। रानी हिपोल्टा कहती है कि इसे वही चलाएगा जो हम में सबसे शक्तिशाली होगा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें युद्ध की कला नहीं सिखाई जाएगी। लेकिन रानी हिपोल्टा को नहीं पता होता कि डायना उन्हीं की बहन से युद्ध का प्रशिक्षण ले रही है। धीरे धीरे डायना बड़ी हो जाती है और एक दिन रानी हिपोल्टा को पता चल जाता है कि उन्हीं की बहन उनकी बेटी को प्रशिक्षण दे रही है। वो उनके पास जाती है और वो कहती है कि शायद मैं एक बहुत अच्छी रानी नहीं हूँ, इसीलिए तुम दोनों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। डायना को रानी हिपोलिटा महल वापस जाने के लिए कहती है। डायना वहां से चली जाती है। रानी हिपोलिटा की बहन हिपोलिटा से कहती है कि तुम्हें उसे युद्ध की कला सिखानी चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि आज नहीं तो कल एरिस वापस लौट कर आएगा और अगर उसे युद्ध की कला नहीं आती होगी तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक होगा।
रानी हिपोलिटा कहती है कि वो जितनी ताकतवर होती जाएगी, एरिस उसे उतनी ही जल्दी ढूंढ लेगा। रानी हिपोलिटा की बहन हिपोलिटा को कहती है कि आप चाहो या ना चाहो, आज नहीं तो कल एरिस को उसका सामना करना ही पड़ेगा। रानी हिपोलिटा अपनी बहन को कहती है कि डियाना को आज तक की सबसे कठिन ट्रेनिंग दो ताकि वो एक बहुत बड़ी योद्धा बन सके, और इसके बाद होता भी ऐसे ही है। रानी हिपोलिटा की बहन डियाना को सिखाती है और जैसे जैसे वक्त बीतता है डियाना एक बहुत बड़ी योद्धा बन जाती है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिसके बारे में डियाना को नहीं पता और ना ही उसे किसी ने बताया है। अब एक दिन डियाना समंदर के किनारे खड़ी होती है और तभी वो देखती है कि पानी में एक प्लेन क्रैश होकर गिर गया और ये प्लेन डूबना शुरू हो जाता है। इसके अंदर एक आदमी होता है और वो डूब रहा होता है, लेकिन तभी डियाना तैरते हुए वहां पर पहुंच जाती है और वो उस आदमी को बचाकर बीच पर ले आती है। डियाना उसे देखकर हैरान होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी आदमी को देखा है। इसका नाम स्टीव होता है। तभी समंदर में ये दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ बोट्स और एक जहाज आते हैं और ये सब के सब स्टीव का पीछा कर रहे होते हैं। सब जर्मन्स हैं, इन्हें आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, लेकिन तभी एक सिपाही को स्टीव के प्लेन का एक हिस्सा दिखता है और जब वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके सामने वो हिडन आइलैंड विजिबल हो जाता है जो आज तक पूरी दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। इसके बाद उस जर्मन सिपाही को वहां पर स्टीव भी दिख जाता है और ये सब के सब जर्मन सिपाही उस आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। स्टीव डायना को बताता है कि ये सब बुरे लोग हैं। अब जब जर्मन सिपाही बीच तक पहुंच जाते हैं तभी इस आइलैंड की सभी लेडी वॉरियर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इनका सामना करती हैं। हालांकि उनके पास बंदूकें होती हैं और इस आइलैंड के लोगों के पास सिर्फ तीर और तलवारें, लेकिन ये युद्ध कौशल में इतने माहिर होते हैं कि जर्मन इनके सामने टिक नहीं पाते। लेकिन जब एक जर्मन पीछे से डायना को गोली मारने वाला होता है तभी वहां पर डायना की मॉम की जो बहन होती है जिसका नाम एंटोपी है, जिसने डायना को लड़ना सिखाया है, वो उसके सामने आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। इस बात से डायना को बहुत दुख होता है, वो बहुत रोती है, लेकिन वो बच नहीं पाती। यहाँ पर अब सारे जर्मन सिपाही मर जाते हैं लेकिन स्टीव बच जाता है और जब ये लोग स्टीव को भी मारने वाले होते हैं तो डायना उसके सामने आ जाती है। वो कहती है कि ये हमारे साथ मिलकर लड़ा था। इसके बाद ये स्टीव को बंदी बना लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मिशन क्या था, तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, क्योंकि इनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। स्टीव ने बताता है कि मैं एक जासूस हूँ जो जर्मनी के खिलाफ उन्हीं के कैंप में जासूसी कर रहा था और जब मुझे पता चला कि जर्मनी एक जहरीली गैस बना रहा है जिससे लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं तो मैं उनकी एक डायरी लेकर भाग गया। इस गैस को बनाने वाले का नाम है मेरू और वो ऐसा जनरल एरिच के आदेश पर कर रहा है और बहुत जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया आपस में लड़ जाए जिसमें एक देश दूसरे देश के खिलाफ ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल करें जिसमें असंख्य लोग मारे जाएं। दरअसल इस आइलैंड के बाहर वर्ल्ड वॉर 1 होने की पूरी तैयारी हो रही होती है जिसके बारे में इस आइलैंड वालों को बिल्कुल भी नहीं पता होता। स्टीव इन्हें कहता है कि अगर मैं ये डायरी ब्रिटिश खुफिया विभाग को वक्त पर दे दूं तो हो सकता है कि ये युद्ध, ये वॉर टल जाए और लाखों लोगों की जानें बच जाएं। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद डायना को ये लगता है कि ये सारा काम एरिस का है। वो एक बार फिर से इंसानियत को खत्म करना चाहता है और वो इंसानियत को बचाना चाहती है जिसके लिए ज़्यूस ने इन सब को बनाया था। लेकिन अगर वो इस आइलैंड से बाहर गई तो इसके बाद वो कभी भी वापस इस आइलैंड पर लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन डायना फैसला करती है कि वो इंसानियत को बचाएगी। डायना अपनी युद्ध की पूरी पोशाक पहनती है और साथ ही साथ वो तलवार जो इन्हें ज़्यूस ने दी है, जिस तलवार से ये किसी भी देवता को मार सकते हैं, वो उस तलवार को लेकर इस टापू से निकल रही होती है। लेकिन तभी वहां पर डायना की मॉम आ जाती है और वो कहती कि अगर तुम यहाँ से गई तो दोबारा कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। डायना कहती कि अगर मैं यहाँ पर रुकी तो मैं क्या करूंगी, मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। डायना की मॉम कहती कि इंसानों की दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है, अपना ध्यान रखना। और इसके बाद स्टीव और डायना पानी के जहाज से इस टापू से निकल जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं लंदन। लंदन पहुंचने के बाद स्टीव उस डायरी को जो वो जर्मन कैंप से चुरा कर लेकर आया है उसे लेकर वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है और जब वो उस डायरी को देखते हैं तो वो डायरी 2 पुरानी भाषाओं में लिखी होती है, लेकिन यहाँ पर किसी को समझ नहीं आता कि ये कौन सी भाषाएं हैं। तभी डायना उन्हें बताती है कि ये 2 पुरानी भाषाएं हैं जिनका नाम है ऑटोमन और सुमेरियन। दरअसल डायना हजारों भाषाएं और बोलियां बोल सकती है।
वो उनके लिए इस डायरी को डिकोड करती है, उस डायरी को पढ़ती है और बताती है कि जर्मनी एक जहरीली गैस बना रही है और इस गैस को फ्रंट पर छोड़ेगी जहां पर लाखों सैनिक है और ऐसा करने से उन लाखों सैनिकों की जान चली जाएगी। यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जर्मनी के साथ समझौते की बात कर रहे होते हैं। स्टीव बोलता है कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने आप एक ऑपरेशन करूंगा जिसमें मैं उस जगह को तबाह कर दूंगा जहां पर ये सारी गैसेस बनाई जा रही हैं। लेकिन उसके सीनियर ऑफिसर इस बात को नहीं मानते। इस बात से डायना को गुस्सा आता है क्योंकि वो जानती है कि अगर उन्होंने गैस छोड़ी तो हजारों लाखों सैनिकों की जान चली जाएगी और उसकी नजरों में हर एक इंसान की जान की कीमत है। जबकि ऑफिसर्स ये मानते हैं कि जंग में सैनिक शहीद होते ही हैं। डायना को स्टीव वहां से ले जाता है। स्टीव डायना को बताता है कि वो लोग आपस में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। डायना उसे कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि वो एरिस है और वो किसी तरह की कोई भी बातचीत नहीं करेगा। दरअसल डायना ने मान लिया होता है कि इस युद्ध का जो लीडर है वो और कोई नहीं बल्कि ज़्यूस का बेटा एरिस, जो कि युद्ध का देवता है, वो है और वो किसी भी कीमत पर पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी कैंप में डॉक्टर मेरू को दिखाया जाता है जो कि इन जहरीली गैसों को बना रही होती है। डायरी खोने के बाद उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और जब उसके पास जनरल एरिक आते हैं तो वो उसे पूछते कि कब तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर मेरू उसे बताती है कि मैंने एक नई गैस बनाई है जिसका सेवन करने से आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगी। वो एक कैप्सूल तोड़ती है और जब उस कैप्सूल का धुआं जनरल की नाक के अंदर जाता है तो उनके अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि डॉक्टर मेरू को एक नया फॉर्मूला मिल जाता है और इस फॉर्मूले से वो एक नई गैस बना सकती है जिससे लाखों लोगों को एक ही बार में मारा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव डायना को उस जगह ले जाने के लिए राजी हो जाता है जहां पर वॉर चल रही है, यानी कि वेस्टर्न फ्रंट पर। लेकिन जाने से पहले ये लोग कुछ लोगों की एक टीम बनाती है जो मिलकर काम करेंगे। अब डायना और स्टीव उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में डायना देखती है कि जंग से लौट रहे लोगों की हालत बहुत बुरी होती है। ये देखकर डायना को बहुत दुख होता है। इसके बाद ये लोग बेल्जियम फ्रंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ से गोलाबारी हो रही होती है। वहां पर सिपाही मर रहे होते हैं और साथ ही साथ आम लोग भी इधर उधर भाग रहे होते हैं। यहाँ पर सबकी हालत बहुत खराब होती है। तभी एक औरत डायना को बोलती है कि हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया और बहुत सारे लोगों को गाँव में गुलाम बनाकर रखा गया है। डायना पूछती कि कहां पर हुआ। वो इशारा करती है कि दूसरी तरफ, और वहां पर जर्मन्स का कब्जा होता है। डायना उन लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहती है लेकिन स्टीव उसे मना करता है। वो कहता है कि हमें दूसरे ठिकाने पर जाना है जो यहाँ से एक दिन की दूरी पर है। लेकिन डायना आगे जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इन लोगों की मदद के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। स्टीव उसे बताता है कि ये नो मैन्स लैंड है और हम पिछले 1 साल से यहाँ पर लड़ रहे हैं और हम यहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद डायना अपनी वॉरियर की पोशाक में आ जाती है और वो उस तरफ बढ़ना शुरू करती है जिस तरफ से जर्मन सोल्जर्स लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। डायना किसी भी गोली को अपने आर्मर से, जो उसके 4 आर्म्स पर लगे होते हैं, उससे रोक सकती है। उसकी नजर बहुत शार्प होती है, कोई भी गोली उसे भेद नहीं सकती। अब सारे जर्मन सारी गोलियां डायना की तरफ चलाना शुरू कर देते हैं लेकिन डायना पे जो ढाल होती है वो उससे सारी गोलियों को रोक देती है। अब ये देखने के बाद स्टीव और उसके जो 3 साथी होते हैं वो भी उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो जर्मन सैनिकों पर गोलियां चलाते हैं। ये देखने के बाद बाकी फौज की टुकड़ी भी उस तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है जहां से जर्मन सैनिक गोलियां चला रहे होते हैं। अब स्टीव, डायना और उसके लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जर्मन सैनिकों ने गांव वालों को बंदी बना रखा है, जहां पर उनका कब्जा है। डायना यहां पर सभी जर्मन सैनिकों के छक्के छुड़ा देती है और सबको बहुत बुरी तरह मारती है। उसकी तरफ कई गोलियां भी चलती है लेकिन डायना अपने हाथ के कवच से किसी भी गोली को रोक सकती है और वो यहाँ पर स्टीव और उसके 3 दोस्तों की मदद से सारे जर्मन सैनिकों को मार देती है और यहाँ पर जितने भी गांव वाले होते हैं अब वो सब के सब आजाद हैं। और ये सब हुआ होता है डायना, स्टीव और उसके 3 दोस्तों की वजह से। सारे गांव वाले डायना को बहुत दुआएं देते हैं और यहाँ पर उनका एक आदमी फोटो भी खींचता है जिसमें डायना, स्टीव और उसके 3 दोस्त होते हैं और ये वही फोटो होता है जो ब्रूस वेन ने, यानी कि बैटमैन ने डायना को भेजा था, जिस फोटो को देखकर उसे ये पूरी कहानी याद आ रही होती है। अब स्टीव को यहाँ पर यह पता चलता है कि जर्मन ऑफिसर्स का एक बहुत बड़ा गाला, यानी कि एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली होती है और स्टीव भी वहां पर जाना चाहता है। इसीलिए स्टीव और डायना आपस में डांस की प्रैक्टिस करते हैं और इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और अगले दिन किसी तरह से ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये गाला, जहां पर ये पार्टी होने वाली है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है लेकिन किसी भी कीमत पर ये अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जनरल एरिक भी आ रहा है जिसे डायना युद्ध का देवता एरिस समझती है।
सबसे पहले स्टीव एक जर्मन ऑफिसर बनकर अंदर जाता है और वहां पर वो उस डॉक्टर से, जिसका नाम मीरू है, जिसने ये जहरीली गैस बनाई है, उससे बात करने की, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। और तभी वो देखता है कि डायना भी इस पार्टी में आ चुकी होती है और उसने अपने कपड़ों में उस तलवार को भी छुपाया होता है जो उन्हें ज़्यूस ने दी थी, जिससे किसी भी देवता को मारा जा सकता है। और जब डायना उस तलवार से जनरल एरिक को मारने वाली होती है कि स्टीव उसे रोक लेता है। डायना उसे कहती है कि मैं एरिस को मारकर सब कुछ खत्म कर दूंगी। स्टीव कहता है कि अगर वो एरिस नहीं हुआ, अगर तुम गलत हुई तो क्या। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि जनरल एरिक के लोग वहीं से तोप के गोलों के साथ बहुत सारी जहरीली गैस एक गांव में फेंकते हैं। डायना उस गांव में जाती है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती है उस जहरीली गैस से सभी लोग वहां पर मर चुके होते हैं। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और तभी वहां पर स्टीव आ जाता है। वो स्टीव को बोलती है कि मैं एरिस को मारने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया और अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। एरिस ने सिर्फ जर्मन्स का दिमाग खराब नहीं किया, बल्कि तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। अब मैं उसके पीछे जाऊंगी और उसे मार दूंगी। और जब वो वहां से जाने लगती है तभी स्टीव बोलता है कि वो धुआं देखो, वो उसी तरफ गया है। और डायना घोड़े पर बैठकर वहां तक पहुंच जाती है। वो उनके कैंप के अंदर घुस जाती है और कई जर्मन सोल्जर्स को मारती है। और इसके बाद वो उस कैबिन तक पहुंच जाती है जहां पर जनरल एरिक है। जनरल एरिक उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन डायना उसे अपने हाथ के कवच से रोक लेती है। इसके बाद जनरल एरिक उस कैप्सूल का धुआं अपनी नाक के अंदर लेते हैं जो डॉक्टर मीरू ने बनाई है, जिससे वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और डायना के बीच में और जनरल एरिक के बीच में लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में डायना अपनी उस तलवार से, जो उन्हें ज़्यूस ने देवता को मारने के लिए यानी कि एरिस को मारने के लिए दी थी, वो एरिक को मारने के लिए उठाती है और कहती है कि संसार की सारी अच्छाइयों के नाम पर मैं तुमसे पूरी दुनिया को मुक्त करती हूँ और साथ ही साथ उस अभियान को भी खत्म करती हूँ जो हमें ज़्यूस ने दिया था। और इसके बाद वो जनरल एरिक को मार देती है। इससे उसे बहुत खुशी और शांति मिलती है। उसे लगता है कि इसके मरने के बाद अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पर जितने भी जर्मन्स लोग होते हैं वो सब के सब युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। और ये देखकर डायना पूरी तरह से शॉक्ड होती है, क्योंकि जब युद्ध के देवता को मार दिया जाता है तो युद्ध खत्म हो जाता है, यानी कि सब लोगों के दिमाग शांत हो जाने चाहिए थे। तभी वहां पर स्टीव आ जाता है। डायना स्टीव को कहती है कि मैंने एरिस को मार दिया है, लेकिन अब भी लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। स्टीव कहता है मुझे नहीं पता एरिस है कि नहीं, हो सकता है कि लोग ऐसे हो, उनका दिमाग ही ऐसा हो। डायना कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने देखा है कि बच्चे मर रहे थे और लोग उन्हें देख भी नहीं रहे थे। और ऐसा तभी होता है जब एरिस युद्ध का देवता उनके दिमाग को अपने काबू में कर ले। स्टीव उसे समझाता है कि शायद इंसान ऐसे ही हो, बुरे हैं, वो लड़ना चाहते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। डायना कहते हैं कि मेरी मॉम ने सही कहा था कि इंसान हमारी मदद के लायक नहीं है और अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। स्टीव उसे समझाता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर हमने इसे नहीं रोका तो हजारों और लोग मर जाएंगे। स्टीव वहां से चला जाता है और तभी डायना को पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर सर पैट्रिक होते हैं। ये स्टीव के सीनियर ऑफिसर होते हैं, जो कि यूके के ऑफिसर है, ना कि जर्मन ऑफिसर, लेकिन फिर भी ये जर्मनी के कैंप में होते हैं। और वो डायना को कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने सही कहा था, इंसान हमारी मदद के लायक नहीं है, हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये स्वार्थी है, ये लालची है, ये एक दूसरे को मारना चाहते हैं। और डायना समझ जाती है कि ये ही एरिस है। वो पूछती तो तुम हो? सर पैट्रिक कहते कि हाँ मैं ही हूँ। और इसके बाद डायना अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है और वो उस तलवार से, जिसे वो अपने साथ लेकर आई है, जिससे किसी भी गॉड को मारा जा सकता है, उससे एरिस पर हमला करती है। लेकिन एरिस अपना हाथ आगे बढ़ाता और वो तलवार उसके हाथ पर लगकर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये देखकर डायना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इस तलवार से वो एरिस को मार देगी। एरिस उसे बताता है कि इंसानों ने हमसे हमारी धरती छीनी है और वो उसका लगातार विनाश कर रहे हैं। ज़्यूस के हमले के बाद मैं बहुत कमजोर हो गया था, मैंने सालों तक इंतजार किया और इंसान इस धरती पर जो भी बम, हथियार, जहरीली गैसें बना रहे, इन सब के फॉर्मूलाज मैंने ही उनके कानों में फुसफुसाए थे। लेकिन कभी भी मैंने उन्हें इन हथियारों को चलाने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि इंसान ऐसा खुद करते हैं। मैंने पहले भी कई बार कोशिश की, लेकिन आज तक मैं कामयाब नहीं हुआ और अब मुझे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हें मारने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता था जो आज तक कोई भी देवता नहीं देख पाए। और इसके बाद वो उसके विजन्स में धरती का नाश होते हुए उसे दिखाता है कि किस तरह से इंसान धरती का नाश कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम इस पूरी धरती को नष्ट करेंगे और इसे एक बार फिर से पहले की तरह स्वर्ग बना देंगे। वो उसे ये भी बताता है कि जिस तलवार से तुमने मुझ पे वार किया वो देवताओं को मारने की तलवार नहीं थी,
बल्कि वो हथियार तुम खुद हो जिसे ज़्यूस ने बनाया था। दरअसल ज़्यूस ने डायना की रचना इसीलिए की थी ताकि वो एक दिन इंसानों को बचा सके, एरिस को हरा सके। और अब एरिस ये चाहता है कि डायना उसके साथ मिलकर काम करे ताकि वो मनुष्य जाति को खत्म करके एक बार फिर से इस धरती को सुंदर स्वर्ग की तरह बना सके। लेकिन डायना मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी इस सोच का, इस षड्यंत्र का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकती। और अब डायना के बीच में और एरिस के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि स्टीव और जो उसके साथी होते हैं उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ से जर्मन्स बहुत सारे धुएं वाले यानी कि जहरीली गैसों वाले बॉम्ब्स को लंदन में गिराने वाले हैं, जिससे वो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे बॉम्ब्स को एक प्लेन में लोड कर दिया होता है। स्टीव चाहता है कि इस प्लेन को हवा में पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि ये जहरीली गैसें कभी भी धरती पर ना पहुंचे, और वो इस प्लान को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि डायना और एरिस के बीच में युद्ध होता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे डायना साइड में गिर जाती है। और तभी वहां पर स्टीव पहुंच जाता है। वो डायना को कहता है कि मुझे जाना होगा। डायना उससे कहती है कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। स्टीव उसे कहता है कि आज को मुझे बचाने दो, तुम दुनिया को बचा सकती हो। और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो चलते हुए प्लेन पर चढ़ जाता है जिसके अंदर बहुत सारे गैसेस वाले बॉम्ब है। वहीं एरिस अब एक बार फिर से डायना के ऊपर हमला कर देता है। एरिस चाहता है कि डायना उसके साथ मिल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती और डायना के ऊपर एरिस पूरी तरह से हावी होता है और वो उसे लोहे के शिकंजों में कसकर जमीन पर गिरा देता है। और तभी डायना ऊपर हवा में देखती है, उसे एक प्लेन दिखता है जिसके अंदर स्टीव है और स्टीव अपने साथ उस पूरे प्लेन को ब्लास्ट कर देता है जिससे स्टीव की मौत हो जाती है। इस चीज को डायना बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो जोर से चिल्लाती है और उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। वहीं डायना और स्टीव के बाकी के जो 3 दोस्त होते हैं वो उस लैब को नष्ट कर देते हैं जहां पर ये गैसेस वाले बॉम्ब बना रहे होते हैं। और डॉक्टर मीरू वहां से बाहर निकल जाती है, वो डायना के सामने आ जाती है और एरिस बोलता है कि मार दो इसे, यही इंसान का असली चेहरा है, ये दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं, ये एक दूसरे को मारते हैं। और डायना उसे मारने के लिए एक टैंक उठा लेती है, लेकिन तभी उसके सामने स्टीव का चेहरा आ जाता है जिसने जाने से पहले कहा था कि हमेशा प्यार के रास्ते पर चलना। इसीलिए वो डॉक्टर मेरू को छोड़ देती है और एक बार फिर से एरिस के ऊपर हमला करती है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और अब एरिस बिजली की शक्तियों का इस्तेमाल करता है क्योंकि ये दोनों ज़्यूस के बेटे हैं और ज़्यूस बिजलियों का, तूफानों का देवता है और वो बिजली का प्रहार डायना के ऊपर करता है। लेकिन डायना उस बिजली को अपने हाथों में एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद वो एक और बार प्रहार करता है और बहुत सारी बिजली को डायना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और हवा में ऊपर उड़कर वो सारी की सारी बिजली एरिस के ऊपर छोड़ देती है। और इस तरह से एरिस का अंत हो जाता है और उसके अंत के साथ ही यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब के सब शांत हो जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और इस तरह से इस वॉर का अंत हो जाता है। और जितने भी सोल्जर्स फ्रंट में युद्ध में होते हैं वो वापस अपने घर आ जाते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं और चारों तरफ खुशियां होती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर वंडर वुमन ये सब कुछ सोच रही होती है। वो कहती है कि मैंने हमेशा इंसानों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में मैंने 2 चीजें देखी, एक अंधेरा और एक उजाला जो हर एक इंसान के अंदर होता है। लेकिन हमें ये खुद चुनना पड़ता है कि हम अंधेरे और उजाले में से किस को चुने। और मैं जानती हूँ कि इस दुनिया को सिर्फ लव यानी प्रेम से बचाया जा सकता है। मैं यही हूँ और दुनिया के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। और वो बैटमैन को थैंक्स का मेल करती है क्योंकि उसने उसे उसकी वो फोटो दी है जिसमें उसकी बहुत सारी यादें हैं। और इसके बाद अंत में ये दिखाया जाता है कि वो अपनी वंडर वुमन की ड्रेस में दुनिया को बचाने के लिए एक बार फिर से तैयार है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। इस मूवी का बजट था $120 to $150 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $822 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।